नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारे एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर डिस्कशन सीरीज में। दोस्तों इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी द्वारा पीएससी में जो प्रीवियस ईयर में पेपर्स करवाए गए हैं उन सारे पेपर्स की एनालिसिस और उनके क्वेश्चंस का डिस्कशन। दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई इस ऑब्जेक्टिव ये जो पूरी सीरीज है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है मेन, तो देखिए सबसे पहली बात तो किसी भी जो भी पेपर की आप तैयारी करते हो उसके लिए उसके बारे में पता होना काफी जरूरी होता है सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन अपनी स्ट्रेटेजी उसी तरीके से सक्सेसफुल वे में प्लान कर सकें। जब हम पुराने पेपर की एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले तो हमें एग्जाम पैटर्न के बारे में आइडिया लगता है कि जो एमपीपीएससी का पैटर्न है वो किस टाइप का है। हमें एग्जाम की नीड समझ में आती है, हमें यह पता चलता है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर हम स्पेशली एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में काफी बार क्या होता है या तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अगर ऐसा होता है चाहे फिर एक क्वेश्चन भी ऐसा क्यों ना आए तो हमें उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। तो जब इसीलिए इस सीरीज को कर रहे हैं कि भाई अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। इस एनालिसिस के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे जो 2020 में देंगे 2021 में पेपर देंगे तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि भाई उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपकी प्रिपरेशन होलिस्टिक और कंप्लीट हो सके। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो 2019 में प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 12 जनवरी को, उसके बारे में। और ये जो पेपर है टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, GS 1 में। इन 100 क्वेश्चंस को हम 5 पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का ये पहला पार्ट है और बाकी के पार्ट इसके बाद आते रहेंगे। क्लियर है? अगर हम आगे चलें तो दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो। एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में। मैं जो ये लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूं, माय नेम इज आलोक गुप्ता। इज दैट फाइन? एक और बात आगे बढ़े, एमपीपीएससी में जो प्रीलिम्स 2019 का पेपर हुआ था वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से था। अभी 2019 में एमपीपीएससी कमीशन के द्वारा सिलेबस अपडेट किया गया है सो दैट 2020 से होने वाले पेपर जो होंगे वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली होंगे। क्लियर है? भले ही सिलेबस चेंज हो गया है लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन हैं, इसीलिए पुराने पेपर की एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है। ये पुराना वाला सिलेबस है, ठीक है, जो 2019 वाला पेपर हुआ था ये उसके लिए वाला सिलेबस है। तो ठीक है, अब इसको इतना जानना जरूरी नहीं है, बट जस्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इसको यहां पे इंक्लूड किया है। क्लियर हो गया? जैसा बताया GS 1 का सिलेबस 2020 यानी जो 2020 चल रहा है उसमें अगर पेपर होता है, 2021 में पेपर होगा तो नया सिलेबस है। क्या है वो नया सिलेबस? ये आपकी स्क्रीन पे है। ये जो सिलेबस है अब इसको प्रॉपर्ली डिलीनिएट कर दिया है, मतलब क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। 10 टोटल टॉपिक है। इस लेक्चर का मोटिव टॉपिक्स या सिलेबस को डिस्कस करना नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे मेरे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, अभी आप बस देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो ये आप पता कर लीजिए कि सिलेबस चेंज हो चुका है। इसको मैं डिस्कस करूंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो इसी के साथ ही आपके पूरे 10 टॉपिक्स हो गए। आप प्लीज इस सिलेबस को देख लेना। इज दैट क्लियर? अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है कि भाई जो आपका स्ट्रीट जीरो चैनल है उसकी वेबसाइट पर एमपीपीएससी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान प्रोवाइड किया गया है कि भाई प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी, मेंस की कैसे करनी है, अगर आंसर राइटिंग करनी है तो ये सारे कोर्सेज को वहां पे लिस्ट किया हुआ है। आप जाके वहां पे इन कोर्सेज को देख सकते हैं। वेबसाइट है www.streetzero.in। यहां पे ये मेरा रेफरल कोड मेंशन है, तो अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको वैसे ही प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल रखे हैं, बट स्टिल इस कोड को इस्तेमाल करके आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो दिस इज माय कॉन्टेक्ट नंबर, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। इज दैट क्लियर? 8447022277। नाउ ये जो जनरल इंफॉर्मेशन थी वो देने के बाद अब हम आज का मेन लेक्चर शुरू करते हैं। जब भी आप पेपर देखते हो, कोई भी पेपर होता है तो उसमें कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती हैं। आप लोग जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी आइडिया होगा। जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं जो पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज वो इन इंस्ट्रक्शंस को देख लें। क्लियर है? सेम इंस्ट्रक्शंस हिंदी में हैं।
शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये था कि जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है उसके फादर कौन है, किसको माना जाता है इंडिया स्पेस प्रोग्राम के फादर। 4 ऑप्शन थे आपके, विक्रम अंबाला साराभाई, सतीश धवन, होमी जे भाभा या कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। देखिए, इस लेक्चर को कंडक्ट करते वक्त आपको क्या करना होगा, जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए प्लीज आप उसका आंसर मेंशन करना, ABCD, और चेक करते जाओ कि कितने आपके आंसर सही हैं। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना कि भाई मेरे इतने आंसर सही हैं, तो उससे एक कंपटीशन क्रिएट होगा जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके बीच में, और आपको भी अच्छा लगेगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर गैस कर लिया होगा। इसका सही आंसर जो था वो था विक्रम अंबाला साराभाई। और जो ये आपके इंडिया के स्पेस जो प्रोग्राम था उसके फादर माने जाते हैं, क्योंकि इंडिया का सबसे पहला जो रॉकेट स्टेशन था वो इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। अगर हम बात करें, अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इंडिया में जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके फादर, उसके पितामह, उसके पिता किसको माना जाता है, तो उसका सही आंसर है होमी जे भाभा। इज दैट क्लियर? तो इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ए। क्लियर है? थोड़ी सी और एक्स्ट्रा डिटेल देख लेते हैं साराभाई के बारे में और इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में। आगे बढ़े तो देखिए, यहां पे साराभाई जी जो हैं उनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम माना जाता है, और इनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं। ऐसा बोला जाता है ये बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे, मतलब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो आज कार्यरत हैं, जो काम कर रही हैं इंडिया में, उसका क्रेडिट जाता है विक्रम साराभाई को। इन्होंने, अगर हम बात करें तो इन्होंने जैसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में है उसको स्टैब्लिश किया था, उसका क्रेडिट इनको जाता है। उसके अलावा भी इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए, जैसे ये जो इंस्टीट्यूशन था इसमें ये डायरेक्टर के पद पे भी इन्होंने काम किया है। उसके अलावा इंडिया में जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उस पे ये क्या कहते हैं, चेयरमैन के तौर पे भी काम कर चुके हैं। क्लियर है? अगर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इनके द्वारा बनाई हुई इंस्टीट्यूशन, तो जैसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी तो एक उनमें से एक है। जैसे कि अगर हम बात करें अहमदाबाद में जो IIM है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो साराभाई जी के द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया है। सिमिलरली अहमदाबाद का कम्युनिटी साइंस सेंटर, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, आप यहां पे देख लेना। क्लियर है? एक बार पढ़ लीजिए, पॉज करके आराम से देख लो इसको। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इंडियन स्पेस प्रोग्राम की, तो क्या है ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम? ऐसा बोला जाता है कि भाई जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है वो इसरो का एक मतलब, वैसे तो इसरो है यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके काफी अचीवमेंट है, लेकिन उनमें इंडियन स्पेस प्रोग्राम एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल, बहुत ही ज्यादा एक बड़ी कामयाबी थी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में। इज दैट क्लियर? बाकी डिटेल है, आप गो थ्रू कर लेना, लेकिन जो मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी वो ये होमी जहांगीर भाभा जो हैं, जिनको इंडिया में फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम के तौर पे जाना जाता है। इन्होंने साराभाई जी की मदद की थी इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को स्टैब्लिश करने में। ये जो सेंटर था, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर था, ये स्टैब्लिश किया गया था थुम्बा में, जो तिरुवनंतपुरम में है। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके और भी बहुत सारे, जैसे जो इंडिया का साइट प्रोग्राम था यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, वो भी इन्हीं के ही देखरेख में लॉन्च किया गया था 1975 में। सो प्लीज गो थ्रू दिस डिटेल एज वेल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े उससे पहले एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि स्ट्रेट जीरो पे एक CGPSC फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2020 का क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ये जो पेपर है, ये जो कोर्स है, आप जो लोग MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन शॉर्ट आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप भी CGPSC फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम दे सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन दी कमिंग मंथ्स, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स होता है। इज दैट क्लियर? तो आप लोग, जैसे मैंने आपकी MPPSC की प्रिपरेशन करवा रहा हूं प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, सेम स्ट्रक्चर्ड वे में CGPSC फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे द्वारा, कुलदीप सर के द्वारा और बाकी टीचर्स के द्वारा करवाई जाएगी। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एंड्रोजन। तो ये जो हार्मोन है इसको कौन से सेल्स सीक्रीट करते हैं? ऑप्शन आपके 4 थे। एक था सर्टोली सेल्स, दूसरे सेल्स ऑफ लेडिक, जर्मिनल सेल्स, एंड फोर्थ इज म्यूकस सेल। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अगर लेकिन आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो इट्स वेरी इजी। एंड्रोजन हार्मोन, इसका सही जवाब है
बी यानी सेल्स ऑफ लेडिक जो होते हैं उनके द्वारा ये हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स का मतलब क्या होता है? हार्मोन्स यार एक तरीके से कुछ नहीं है, दीज आर सम केमिकल फॉर्मूला समझ लीजिए। जब ये केमिकल फॉर्मूला आपकी बॉडी में सीक्रेट होते हैं तो अलग अलग काम होते हैं, जैसे आपकी ग्रोथ को रेगुलेट करना, आपकी स्ट्रेंथ को रेगुलेट करना, आपके ब्लड में कितना कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा उसको रेगुलेट करना। तो इस तरीके से अलग अलग किस्म के हार्मोन होते हैं। कुछ सेक्स हार्मोन्स होते हैं एंड एंड्रोजन इज वन ऑफ देम। इट इज सीक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ लेडिक। राइट आंसर इज बी। इसके बारे में कुछ और डिटेल देख लेते हैं। जैसे जो लेडिक सेल है इनको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं और ये टेस्टिकल्स में होते हैं, जो टेस्टिस होती है ना उसमें होते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। जो एंड्रोजन हार्मोन है इट इज अ पार्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, राइट? तो ये उसको सीक्रेट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। कुछ ग्लैंड्स होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और कुछ होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, ये जो ग्लैंड्स दो टाइप की मैंने आपको ग्लैंड्स बताई, एक्सो एंड एंडो। इनमें डिफरेंस क्या होता है वैसे तो मैं भी बता सकता हूं, लेकिन आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये जो ग्लैंड्स हैं जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, तो ये अलग अलग ग्लैंड्स हैं आपके बॉडी में और ये अलग अलग हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे हम लोगों ने बात की एंड्रोजन हार्मोन की। एंड्रोजन हार्मोन मैंने बताया ये जो लेडिक सेल्स होते हैं ये टेस्टिकल्स में होते हैं, टेस्टीज में होते हैं। टेस्टीज में मेल्स के जो टेस्टीज होते हैं उसमें ये लेडिक सेल के द्वारा एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। इज दैट क्लियर? अगर मान लीजिए फीमेल्स हैं तो उनमें ओवरी होती है और ओवरी में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं दैट इज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से आपको ये सारे ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है। तो इससे एक आइडिया लग गया कि बायोलॉजी का आपको ये वाला पोर्शन करना है जहां पे आपको ग्लैंड्स और उनके द्वारा सीक्रेटेड हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होगा। ये एक और यहां पे दिया हुआ है कि कौन सा ग्लैंड, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट रहता है। जैसे हाइपोथैलेमस है वो आपके ब्रेन में रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपके ब्रेन में रहता है। इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों मास्टर ग्लैंड होता है? क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स को भी ऑपरेट करता है। थायराइड ग्लैंड आपके नेक में होता है, पैराथायराइड ग्लैंड उसके जस्ट नीचे होता है, टेस्टिस यहां पे, ठीक है, और पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड। तो प्लीज ये सारे ग्लैंड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, कैल्शियम को रेगुलेट करता है आपके ब्लड्स में, ठीक है ना? तो प्लीज ऐसे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेना। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जो हमारा अर्थ है उस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है समय के साथ साथ, और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई, कौन कर रहा है? कुछ गैसेस कर रही हैं। मुख्यतः ये 6 गैसेस हैं जिनमें से 4 ऑप्शन में दी गई थी। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरी है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथी है मीथेन। तो ये पूछा गया था इन चारों में से, चारों की चारों जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग करवाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग कैसे था ये क्वेश्चन? क्योंकि देखिए एक होता है हर एक गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कि वो कितनी, मतलब अगर मान लो मैं 1 टन या 1 केजी गैस ले लूं तो वो कितनी ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस कर सकती है। एक तो ये होता है, उसके हिसाब से अलग आंसर आएगा। और दूसरा मतलब ये होता है कि अगर मान लो एक गैस बहुत ज्यादा मात्रा में है और एक गैस बहुत कम मात्रा में है, तो अगर ये ज्यादा गैस है तो ये ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर पाएगी भले ही इसका पोटेंशियल कम है। तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था। अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो आने वाली स्लाइड में जहां एक्सप्लेनेशन है वहां पे और क्लियर समझ में आएगी। तो इसका सही जवाब था दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर इज ए। क्लियर है? तो अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताता हूं मैं आपको। क्या है वो फैक्ट? वो देखिए, सॉरी, हाँ, ये देखिए, ये टोटल 6 गैसेस हैं। याद रखो ग्रीन हाउस गैस का नाम आया तो ये 6 गैसेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला इज CO2, मीथेन दैट इज CH4, नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स दैट इज HFCs, परफ्लोरोकार्बन दैट इज PFCs, सल्फर हेक्साक्लोराइड दैट इज SF6। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल,
मतलब अगर 1 टन या 1 केजी गैस है तो वो कितनी गर्मी पैदा कर सकती है, ऐसे समझ लो, समझने के लिए। और इसको मेजर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन के हिसाब से। तो अगर कार्बन को मैं 1 गिन लूं कि अगर ये मान लो इसकी इतनी हिम्मत है कि ये, इसको मैं ऐसा, इसका मतलब नहीं होता है, बस समझा रहा हूं कि अगर ये 1 डिग्री सेल्सियस गर्मी पैदा कर सकती है तो उतनी ही मीथेन, अगर ये 1 केजी है और ये 1 केजी है तो 1 केजी मीथेन 21 टाइम्स ज्यादा गर्मी पैदा कर सकती है। ये होता है पोटेंशियल। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है SF6 का। लेकिन अगर हम बात करें कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भैया सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। दूसरा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भैया किसकी कितनी एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है, तो ये यहां पे इनकी एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम कि अगर एक बार आपने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर दिया तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में 50 से लेकर 200 साल तक रहती ही रहती है। और इन ये गैसेस कहां से प्रोड्यूस होती हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, वो यहां पे मेंशन है। इज दैट क्लियर? इस स्लाइड को रोकिए और देखिए अच्छे से। अब आपसे यहां से एक क्वेश्चन बनाता हूं, आप लोग ये बताइए, क्या वाटर वेपर यानी दैट इज H2O, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है या क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? और अगर है तो ये यहां पे मेंशन क्यों नहीं है, और नहीं कर सकती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो इसका जवाब आप मुझे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज योर 4th क्वेश्चन। आपसे पूछा गया था कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो इंसान का शरीर होता है, उसमें कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है? कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है? एलिमेंट्स आपको पता होंगे क्या होते हैं, नहीं पता वैसे तो मैंने अपनी जो बायोलॉजी की सीरीज है उसमें बताया है व्हाट आर एलिमेंट्स, बट स्टिल एक और बार बता देता हूं। दुनिया में आप अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें देख रहे हो ना, ये सारी एलिमेंट से बनी हुई हैं। एलिमेंट आप समझ लो इंग्रेडिएंट होते हैं। हमारी पीरियडिक टेबल में बात करें तो करीब करीब समवेयर 118 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली, जिसमें से कुछ नेचुरली पाए जाते हैं हमारे अर्थ पे और कुछ जो है सिंथेटिक हैं। सॉरी, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? जिनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया है। ये 118 जो एलिमेंट्स हैं, सबकी प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है दूसरे से। एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। इसके अलावा अगर बात करें हीलियम, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, तो ये सारे एग्जांपल होते हैं एलिमेंट्स के। दुनिया की सारी चीज इन्हीं एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। जब 2 एलिमेंट्स मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल या कंपाउंड, है ना। ये सारी, अब मेरी केमिस्ट्री या बायो की तो क्लास चल नहीं रही है तो इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट होता है? जवाब आप लोग अभी तक लिख चुके होंगे। इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। दैट इज योर आंसर डी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो भाई कौन सा एलिमेंट कितना है ये यहां पे देख लो। सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी बनी हुई होती है भैया 62% वाटर से, 16% प्रोटीन से, 16% फैट से, 1% कार्बोहाइड्रेट और 6% मिनरल्स। इन चीजों से बनी हुई होती है ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात करें मिनरल्स वगैरह की, एलिमेंट्स की, तो 65% जो है वो ऑक्सीजन रहता है इन कंपाउंड्स में, प्रोटीन्स में, वाटर में। इन सब में अगर देखें, जैसे वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? H2O, वाटर इज अ कंपाउंड। तो देख रहे हो इसमें ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट की अगर एग्जांपल बात करें तो जैसे आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें भी ऑक्सीजन है। तो ऐसे सारी चीजों में से अगर हम ऑक्सीजन देखें तो 65% ऑक्सीजन रहता है, 18% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम। अभी हमने देखा था ना, कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है और कौन सी ग्लैंड होती है, वो सोचो और आंसर दो। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ओपियम होता है, ओपियम मेडिसिन की कैटेगरी में आता है, मेडिसिनल पर्पस भी होता है, मतलब इसको लोग बाग क्या कहते हैं, इंटॉक्सिकेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मेडिसिनल पर्पस भी होता है। तो ओपियम किस टाइप की मेडिसिन यानी दवाई होती है? क्या ये एक डिप्रेसेंट होता है, स्टिमुलेंट होता है, हेलुसिनोजेनिक होता है, या कुछ भी नहीं होता, मतलब कि ये मेडिसिन ही नहीं होती ऑल टुगेदर? तो जिन्होंने कभी चलो ये नहीं बोलता हूं, तो इसका सही जवाब बताइए चलिए। और इसका सही जवाब था डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट इस किस्म की दवाइयां होती हैं, इस क्लास की दवाइयां होती हैं, अगर आप इनको कंज्यूम करते हो तो जो आपका न्यूरोलॉजिकल, जो आपका दिमागी शक्ति है या दिमागी फंक्शंस है, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। दोज आर नोन एज डिप्रेसेंट। स्टिमुलेंट क्या होते हैं? जब आप इस क्लास की दवाइयों को खाते हो तो आपकी ना एक्टिविटी बढ़ जाती है। हेलुसिनोजेनिक क्या टाइप की क्लास की मेडिसिन होती है? जब आप इनको कंज्यूम करते हो तो आपको हेलुसिनेशन होने लगते हैं।
ठीक है, सो आंसर इज ए। क्लियर हो गया? इसके बारे में देख लीजिए, इन तीनों की डेफिनेशन दी हुई है प्लीज। जैसे हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो एलएसडी होता है एक ड्रग है जो ये काम करता है। ओपीएम आपका डिप्रेसेंट होता है। स्टिमुलेंट का एग्जांपल आप लोग देंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपी स्पेसिफिक था, जिसमें यह पूछा गया था कि जो एमपी में बुंदेला रेवेलियन हुआ था 1842 में, तो पहला फैक्ट क्या पता चलता है कि एमपी में जो है बुंदेला रेवेलियन हुआ था। क्या हुआ था? बुंदेला रेवेलियन हुआ था। ओ सॉरी, यस, हाँ, बुंदेला रेवेलियन हुआ था। और कब हुआ था? 1842 में। उसमें हृदय शाह जी ने कंट्रीब्यूट किया था या पार्टिसिपेट किया था। यह पूछा गया था हृदय शाह जी जो हैं वो कहां के जमींदार थे। 4 ऑप्शन आपको पूछे गए थे। एक था चनबरपत, दूसरा द्योरी, चौथा सुताला और तीसरा सुताला एंड चौथा हीरापुर। क्या आप लोग बता सकते हैं? क्या आपको पता है? तो इसका सही जवाब है हीरापुर। क्या है इसका जवाब? हीरापुर। प्लीज, हीरापुर। सो राइट आंसर इज डी। 1842 में बुंदेला रेवेलियन हुआ एमपी में, उसमें हृदय शाह जी ने कंट्रीब्यूट किया और वो जमींदार थे हीरापुर के। राइट आंसर इज डी। एमपीपीएससी की जो 2020 वाला एग्जाम होगा प्रीलिम्स की, उसकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। नया जो सिलेबस रहेगा उसके हिसाब से लेक्चर बनाए जाएंगे। राइट नाउ अभी जो है वो मेंस की सीरीज, नोट्स, लेक्चर सीरीज वगैरह चल रही हैं अलग अलग टीचर्स के द्वारा। पर आप लोग निश्चिंत रहिए, बिफोर एग्जाम होल सिलेबस विल बी कवर्ड along with the notes and everything। 1842-43 में बुंदेला राइजिंग हुई थी, जिसमें 2 बुंदेला लैंडलॉर्ड्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये कहां पे हुई थी? सागर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी बुंदेला राइजिंग। ठीक है, कहां पे हुई थी? सागर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, और बाद में ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में भी फैल गई थी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भाई यहां 4 ऑप्शन दिए हुए थे। आपको पता है जब ब्रिटिश राज था तो उनके राज में 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आए। पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर पिट्स एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट आए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह आए, है ना। तो इनमें से कौन सा एक्ट जो था जिसमें ये प्रोविजन था? किसका? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि भैया हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, और जो एंग्लो इंडियंस हैं वो एंग्लो इंडियंस को वोट देंगे। तो इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन थे वो थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सॉरी। तो इसमें आपका जो सही जवाब था, देखिए इंडिया में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हुआ, पहले वो हुआ था मुस्लिम्स के साथ, और वो शुरू किया गया था 1919 में इसका प्रोविजन आया था। फिर 1919 में जो 1919 वाला एक्ट था, जिसको हम इन नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ये वाला जो था इसमें ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था इसको इंक्रीज कर दिया था मुस्लिम, सिख और एंग्लो इंडियंस। और फिर बाद में 1935 में जब हमारी अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो उसमें आपने देखा होगा कि जब 1930-31 का टाइम था तो तब क्या हुई, कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट हुई जहां पे इंडिया के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव और ब्रिटिश राज के लोग, मतलब जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी, उनके बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। और फाइनली 1932 में कम्युनल अवार्ड आया था। व्हाट इज दिस कम्युनल अवार्ड? इट्स अ डिसीजन इन विच देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात जो कंफर्म की गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कंफर्म की गई थी। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा डाइसी था, थोड़ा सा टफ था, लेकिन सही आंसर डी है। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। ये बताइए, देखिए ये मिंटो और मॉर्ले 2 अलग अलग लोग हैं। ये इसमें से एक जन जो है वो वाइसरॉय है, दूसरा जन जो है वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, जो इंग्लैंड में रहता था और इंडिया के अफेयर्स को देखता था। वाइसरॉय आपको पता है एक तरीके से उस टाइम पे इंडिया का जो सबसे बड़ा करता धरता ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा आदमी, उसको वाइसरॉय बोलते थे। तो इनमें से एक वाइसरॉय एक सेक्रेटरी। ये बताइए मिंटो और मॉर्ले में से कौन सेक्रेटरी है और कौन वाइसरॉय है? क्लियर है? आगे चलते हैं।
आगे कुछ डिटेल दी हुई है 1935 के एक्ट के बारे में और उसकी प्रोविजंस के बारे में। बट राइट नाउ दिस लेक्चर इज नॉट अबाउट दी भैया पॉलिटी, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाद में कभी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आया था कि भैया आपको ये बताना था इनमें से कौन सा ऐसा बहादुर था जिसने भोपाल में 1857 के रिवोल्ट को स्टार्ट किया था या फिर लीड किया था। आपको पता है 1857 की क्रांति के नाम से जिसको हम जानते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से हम जिसको जानते हैं। तो ये वाला जो वॉर चल रहा था इसमें एक बहादुर आदमी था जो भोपाल में इस रिवोल्ट को कैरी कर रहा था, उसका नाम बताना था आपको। फजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान या हबीबुल्ला खान। 4 ऑप्शन थे आपके, 2 लोग थे मेनली जिन्होंने लीड किया था एंड द राइट आंसर इज फजिल मोहम्मद खान, दैट इज ए। फजिल मोहम्मद खान जी जो थे उन्होंने मेन लीड किया था एमपी में 1857 की क्रांति को, प्लीज याद रखना। जो मैंने एमपी हिस्ट्री के लेक्चर डाले हैं वो अभी मैं उनको अपडेट भी करूंगा नए सिलेबस के हिसाब से और नए लेक्चर्स लेके आऊंगा जो टॉपिक वहां पे मिसिंग है, जैसे डायनेस्टीज ऑफ एमपी, जैसे मेन रिवॉल्ट्स विच वर देयर इन दी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया इन एमपी, वो सारे टॉपिक्स को भी मैं ऐड करूंगा, पर आप लोग देखते रहिए। क्लियर है? तो कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए, जब ये रेवेलियन हुआ था भोपाल में तो उसको ब्रिटिश लोगों ने जिहाद का नाम दे दिया था, और जितने भी क्या कहते हैं जो मौलवीज या अफगान्स थे उन्होंने होली वॉर को प्रीच करना शुरू कर दिया था अगेंस्ट दी ब्रिटिश राज। ये पूरी कहानी हुई थी वहां पे। और अगर हम बात करें जो मेन जो क्रांतिकारी थे उनका नाम है, एक तो है फजिल मोहम्मद खान और दूसरे हैं आदिल मोहम्मद खान। इन्होंने भोपाल को उस टाइम पे अपने आप को मतलब क्या कहते हैं इनसे अलग करते हुए ऑटोनोमस स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। उसके अलावा अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो कुछ उसके मेन लीडर्स जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, नवाब ऑफ टोंक, नवाब ऑफ वांदा, तो ये सारे लोग जो थे ये भी थे 1857 की क्रांति में, जिनके साथ मिलकर हमारे ये फजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान लड़ाई कर रहे थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के ऑथर कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के ऑथर कौन है? अब जो 2020 में सिलेबस अपडेट हुआ है तो उसमें इनके बारे में सिलेबस में मेंशन है, तो समझ लो अब इनसे रिलेटेड फैक्ट वैसे ही आसान है, ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है हिस्ट्री का, बट स्टिल अब ये एमपीपीएससी के सिलेबस के पार्ट भी हैं, मतलब इनके ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन थे स्वामी शारदानंद, महर्षि DK कार्वे, उसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती एंड श्री राम शर्मा आचार्य, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो इनमें से किसने ऑथर यानी किसने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश? सही आंसर था सी, दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ओके, सो इसके बारे में अगर दयानंद सरस्वती के बारे में जानना चाहते हो, वैसे तो ही इज वेरी वेरी वेल नोन फिगर इन इंडियन हिस्ट्री, तो ये वही इंसान है जो आर्य समाज के साथ जुड़े हुए हैं। आर्य समाज इन्होंने ही वो वाला कॉल दिया था, गो बैक टू वेदास। इन्होंने ही घर वापसी जैसा कॉन्सेप्ट यही लेके आए थे, ठीक है ना। काउ स्लॉटरिंग के खिलाफ इन्होंने बहुत काम किया था, ठीक है। उसके अलावा इनको राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के द्वारा मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी इनको खिताब दिया गया था। और जो लोकमान्य तिलक जो कि एक्सट्रीमिस्ट जाने जाते हैं, आपको पता होगा इंडिया में जितने भी क्रांतिकारी थे उनको ऐसे क्लासिफाई करते हैं हम लोग, कुछ को बोलते हैं हम लोग मॉडरेट्स, कुछ को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो जो एक एक्सट्रीमिस्ट थे लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने स्वराज का नारा दिया था। ये स्वराज का नारा भी इन्हीं से बोरो किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार इसकी कॉल दी थी 1876 में। यहां से एक क्वेश्चन बना लेते हैं। अब ये बताइए ब्रह्मो समाज से कौन एसोसिएटेड पर्सनैलिटी है? क्लियर है? कमेंट सेक्शन में जवाब दो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भैया जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ऐसा इंस्क्रिप्शन क्या होता है? एक तरीके से पत्थर पे, बड़े से पत्थर, बड़े सी चट्टान पे कुछ लिखा हुआ, दोज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। बड़े बड़े पुराने राजा महाराजा लोग क्या करते थे, वो इसी टाइप के इंस्क्रिप्शंस को इंस्टॉल करवाते थे। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शंस, है ना। और ये पूरा एक तरीके से काम
कारीगरी शुरू की गई थी किसके राज्य में? अशोका के राज्य में। तब उन्होंने बड़े नंबर पे बहुत सारे पिलर्स वगैरह बनवाए थे, सारनाथ पिलर और दुनिया भर के जो आप पिलर्स नहीं पढ़ते हो। तो अब यह पूछा गया था कि सिल्क वीवर्स गिल्ड के बारे में किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है? दसपुर, यानी दसपुर की में जो चट्टान होगी वहां पे क्या इसके बारे में लिखा हुआ है? प्रयाग प्रस्थी यानी इलाहाबाद वाला जो है ना। और ऐसा हमेशा याद रखना, ये कोई भी इंस्क्रिप्शन होता है वहां पे, मतलब कोई भी पिलर होगा या कोई भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह होते हैं, किसी भी जगह की इंस्क्रिप्शन होती है, तो हो सकता है वहां पे 2-4 राजाओं की जीवनी, हिस्ट्री, अचीवमेंट्स लिखे हों। तो एक ही जगह का इंस्क्रिप्शन 2-4 राजाओं से भी एसोसिएटेड होता है। और आखिरी ऑप्शन, तीसरा था ईरान इंस्क्रिप्शन, और फोर्थ इज हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। जब तक आप लोग इसका जवाब देते हैं तब तक मैं आपको यह बता देता हूं कौन सा इंस्क्रिप्शन कहां पे है। जैसे हाथी गुफा वाला ये उड़ीसा में है आपका, ईरान वाला आपका एमपी विदिशा भोपाल के आसपास है, प्रयाग प्रस्थि ये इलाहाबाद में है ना। और दसपुर कहां पे है ये आपके लिए क्वेश्चन है, वैसे तो ये अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, बट फाइन, सोच के जल्दी से बताओ। इसका सही जवाब था ये जो आपका सिल्क वीवर्स गिल्ड वाला है कि दसपुर इंस्क्रिप्शन, ए वाला आंसर है इसका, दसपुर। तो शुरू करते हैं भाई, जानते हैं इन इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा, ठीक है। तो जो मंदसौर, दसपुर जो है, जिन्हें एमपी की तैयारी की होगी तो उन्हें पता होगा, दसपुर जो है पुराना नाम है, जो आज का अपना मंदसौर है ना, उसका पुराना नाम दसपुर था। ये मालवा रीजन में है आपके, ठीक है। और यहीं पे ये इंस्क्रिप्शन है जहां पे कुछ कुछ चीजें मेंशन है। अब देखिए, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर ये पीपीटी जो है वो स्टेट जीरो की वेबसाइट पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो जिन्होंने कोर्स ले रखा है वो लोग पढ़ लेना, और जिन्होंने नहीं लिया है तो ये पीपीटी को आप लोग डाउनलोड करके या फिर वहीं पे पढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, देख रहे हो? ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में, जिसको अशोक स्तंभ के नाम से भी, अशोका स्तंभ के नाम के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि अशोका ने इसको इंस्टॉल करवाया था। वन ऑफ द पिलर्स ऑफ अशोका इरेक्टेड बाय अशोका, दी मौर्यन डायनेस्टी के जो एम्पायर थे उनके द्वारा इंस्टॉल करवाया गया था। इसके बाद इसमें समुद्रगुप्ता के द्वारा भी कुछ बाद में ऐड करवाया गया था, मतलब कुछ चीजें लिखवाई गई थी, उनको एडिक्ट्स बोलते हैं। एडिक्ट्स यानी एक तरीके से कुछ निर्देश दिए गए हैं। पिलर एडिक्ट्स होती हैं, स्टोन एडिक्ट्स होती हैं, बाकी हिस्ट्री में और डिटेल में बात करेंगे। ये ईरान के बारे में है, जो बीना नदी के तट पे बना हुआ है। और हाथी गुफा जो कि उदयगिरी हिल्स में भुवनेश्वर उड़ीसा में है। बाकी आप थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करें और इसको पढ़ लें, कंटेंट में ले आया हूं, आप लोग इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भैया ऐसा कौन सा, आपको पता है हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है जो सुप्रीम है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में समय टू समय बदलाव करते रहते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। तो ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके माध्यम से एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था 19(1)(f) करके, ठीक है। पहले 7 फंडामेंटल, 19 वाला जो आर्टिकल है उसमें 7 फंडामेंटल राइट थे, तो एक था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट कर दिया गया था। तो वो किससे डिलीट करवाया गया था? सॉरी, किस वाले एक्ट की मदद से? जैसे 37, 38, 44 या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जो 2020 का सिलेबस है उसमें स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के ऊपर टॉपिक मेंशन है। सो नाउ इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एमपीपीएससी प्रिपरेशन। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, अब जो है वो क्या बन गया आपका लीगल राइट। मतलब अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अंडर आर्टिकल 300A, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में आते हैं और पार्ट 3 में आते हैं। टोटल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट हैं, 25 पार्ट टोटल, लगभग 435 आर्टिकल के आसपास आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये नंबर थोड़ा चेक कर लेना, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ, क्या बताने लग गया, जो इसका सही आंसर है जिससे राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था, सो दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि जनता गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के गिरने के बाद जनता की गवर्नमेंट आई थी 1978 के अराउंड, तो उनके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया, और भी बहुत सारे चेंज किए गए थे इस एक्ट के माध्यम से। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये वही एक्ट है जिसने बहुत सारे चेंजेस किए थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में चेंजेस किए थे इसने बहुत सारी चीजों को ऐड और डिलीट किया था, पावर्स को ऐड और डिलीट किया था। ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे आया था।
कुछ और डिटेल है जो देख लीजिए प्लीज, कौन लाया, किसने क्या किया, आप लोग पढ़ लेना प्लीज। क्लियर है? बाकी अपन पॉलिटी के लेक्चर्स में इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है पार्टीलेस डेमोक्रेसी, किसके द्वारा प्रपोज किया गया है। पार्टीलेस डेमोक्रेसी एक कॉन्सेप्ट आया था, चलो ये बता देता हूं ये कब आया था। पार्टीलेस डेमोक्रेसी का नारा एक तरीके से जब हमारे यहां इमरजेंसी 1975 के अराउंड, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 18 महीने की इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया था। आंदोलन इसी इंसान के द्वारा छेड़ा गया जिसको टोटल रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। तो ये इनमें से कौन है वो? ऐसे दांगे राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण। अब जैसे ही मैंने आपको ये बता दिया ये इमरजेंसी के टाइम का नारा है, तो गांधी जी तो है ही नहीं वहां पे, है ना। तो आंसर इज जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। आंसर इज डी। देख लो भाई जयप्रकाश नारायण जी के बारे में थोड़ा बहुत ही महान आदमी रहे हैं ये जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट रहे। उसके बाद भाई और क्या बताया गया इनको, भाई वो भी अवार्ड मिला है, मतलब भारत रत्न मिला है 1999 में, देख रहे हो। तो इज वेरी वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, टोटल रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है, याद रखना प्लीज इनके बारे में। आगे चलते हैं। अगेन जेपी नारायण 2020 का जो सिलेबस है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है, इसीलिए इनके बारे में जानना, बायोग्राफी, इनके अचीवमेंट्स, इनकी फिलॉसफी, ये सब जानना काफी इंपॉर्टेंट है प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी महिला जो है इनमें से कौन सी महिला पहली महिला थी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रही हैं। आपके 4 ऑप्शन थे, आर.एम. निकम, एस.के. विधि, वी.एस. रामादेवी एंड जी.डी. दास। जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में डायरेक्टली मेंशन है। इलेक्शन कमीशन हमारे 3 मेंबर की बॉडी होती है, जिसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। स्टार्टिंग से इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी नहीं था, पहले सिर्फ एक ही मेंबर होता था, बाद में चेंज होकर 3 हुए, फिर दोबारा से 1 हो गया, फिर 3 हो गए फाइनली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक जहां तक मुझे आइडिया है कुछ 21-22 चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। तो इनमें से इन 4 लेडियों में से कौन सी ऐसी पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हैं? और सही आंसर है आपका वी.एस. रमादेवी, दैट इज आंसर सी। क्लियर है? वी.एस. रमादेवी, दैट इज आंसर सी। तो आपको इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये यहां पे दिया हुआ है। टोटल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो 6 साल के लिए या 65 साल की उम्र तक के लिए, जो भी पहले हो जाए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है। सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे सुकुमार सेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, actually my throat is not okay, so that's why. Next question. Sorry. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले रमा देवी के बारे में जान लेते हैं। तो रमा देवी जी जो है आपकी, वो यहां पे रही, 9वें नंबर पे आई थी, 1990 में बनी थी। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्लीज यहां से एक क्वेश्चन बना देता हूं। प्रेजेंट जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका लेक्चर आपने सुनील सर का लेक्चर देखा होगा, तो अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उसकी ड्यूटीज के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 4 ऑप्शन थे, 146, 47, 48, 49। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने देखा कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और उन्होंने आंसर सी लगा दिया था। पर क्वेश्चन ये था कि इस बंदे की, ये जो आदमी है, ये पोस्ट है, इसकी ड्यूटीज किस में मेंशन है? तो 148 में तो कैग के बारे में मेंशन है, तो बट ऑब्वियस सी बात है 149 उसके बाद वाले में ड्यूटीज के बारे में मेंशन है, क्योंकि 148 तो ये बोलता है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में एक कैग होना चाहिए। कैग एक तरीके से क्या होता है? फ्रेंड, फिलोसफर, किसका? पीएसी का, पब्लिक अकाउंट कमिटी का। ये एक तरीके से इंडिया में जो पैसों का खर्चा किया जा रहा है उनका हिसाब किताब टाइप से उनका रिव्यू ऑडिट करता है। तो इसके बारे में 148 में लिखा हुआ है, और 149 में क्या लिखा हुआ है? 149 में उसकी ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है। आंसर इज डी। ठीक है? सुनील सर के द्वारा टॉपिक 10 जो
प्रीलिम्स 2020 का सिलेबस है, उसमें 10 टॉपिक हैं। 10वें टॉपिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैट्यूटरी बॉडीज के ऊपर है। ये टॉपिक सुनील सर के द्वारा डिस्कस किया जा रहा है, तो प्लीज आप लोग उन लेक्चर्स को देखिए ध्यान से। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहां पे लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो 148 में कैग के बारे में मेंशन है और 149 में ड्यूटीज के बारे में मेंशन है। आगे चलते, अरे रुक जाओ, एक और चीज, 2 चीजें याद रखना। सबसे पहले कैग कौन थे, तो वो है वी नरहरि राव। और अभी जो लेटली हैं, जब तक मैं वीडियो बना रहा था तब थे राजीव महर्षि। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज नीचे बताएं कमेंट सेक्शन में हु इज दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ दिस क्या कहते हैं ऑफ इंडिया, उस टाइम पे जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी कमिटी, सॉरी आंसर आ गया, इनमें से कौन सी जो कमिटी है उसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड होने का सजेशन या रिकमेंडेशन दिया था। देखिए पीआरआई ये होती है ग्रास रूट लेवल की बॉडीज होती हैं, जो कि एकदम ग्रास लेवल पे लोगों के पास सबसे जो डेमोक्रेसी को लेके जाती हैं, और इनको स्ट्रेंथन टाइम टू टाइम किया गया। सबसे पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट की गई राजस्थान में। सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट की गई जब, तो की गई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हमारा पहला ऐसा राज्य था। इसीलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारे सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। इनके ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट होता है, वो पार्ट और आर्टिकल मैं बता देता हूं। आर्टिकल 243 से लेके 243 तक जो है आर्टिकल्स, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं। आप तो मुझे पार्ट बता देना सिर्फ। ऐसी जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। और इसका भी पार्ट बताइए, ठीक है? ऑप्शन नहीं दे रहा, चलो वरना नहीं दे रहा, ठीक है। तो आपको इसमें से ये बताना था कौन सी कमेटी ने इसको प्रिस्क्राइब किया था। अशोक मेहता कमेटी के सांतानाम कमेटी ये वही वाली, ये वही सांतानाम जी हैं जिनके बाद अपने यहाँ पे क्या कहते हैं सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन हुआ है, ठीक है। इन्हीं की कमेटी बनी थी करप्शन के ऊपर, सांतानाम कमेटी ऑन करप्शन, याद रखना। एलएम सिंघवी जी या जीवी के राव कमेटी, इसका सही आंसर था भाई एलएम सिंघवी कमेटी, दैट इज सी, प्लीज याद रखना, ठीक है। और ऐसे ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, दैट इज बलवंत राय कमेटी। तो ये पता होना चाहिए कौन कौन सी कमेटी, ये पॉलिटी में मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज आप लोग देख लेना। ये इस कमेटी की रिकमेंडेशन है और सबसे पहली रिकमेंडेशन यही है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान ये गठन की गई थी 1986 में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का वो ये है, इनमें से सतपुरा रीजन, यानी ये हमारे मध्य प्रदेश ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आपने अगर मेरे लेक्चर देखे होते तो बहुत अच्छे से आप इसका जवाब दे सकते थे कि जो सतपुरा रीजन है वहां पे कुछ हिल रेंजेस हैं, कुछ पहाड़ हैं, कुछ चट्टाने हैं, कुछ चोटियां हैं। उनको आपको वेस्ट से लेके ईस्ट में अरेंज करना है। इस तरफ होता है वेस्ट, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो इस ऑर्डर में आपको अरेंज करना था। बरवानी हिल्स, महादेव हिल्स या माइकल रेंज, पहला ऑप्शन ये था। महादेव, बरवानी, माइकल, महादेव, माइकल, बरवानी, और चौथा ऑप्शन था माइकल, महादेव और बरवानी। अरे यार, हाँ तो इसका सही जवाब था, अब ठीक है आपने गैस तो पहले ही कर लिया होगा, राइट आंसर था ए, दैट इज बरवानी, महादेव देन माइकल, अल्फाबेटिकली थे। इसका सही जवाब तो ये है। पहले आता है बी, फिर आएंगे एम वाले। अब दोनों में एम है तो इसमें आ गया ए, इसमें भी आ गया ए, फिर आएगा भाई एच, तो देखो एच वाला पहले आ गया और फिर आई। तो इस ऑर्डर में आते हैं, वेस्ट में है बरवानी, ईस्ट में है आपका माइकल। बाकी यहां पे मैप की मदद से अपन देख रहे हैं, तो देखिए क्या है भाई, ये रहा आपका मध्य प्रदेश का मैप। ये देखो बरवानी हिल्स रहे वेस्ट में, उसके बाद आते हैं आसिरगढ़ हिल्स, उसके बाद कालीभीत और बैतूल प्लेट्यू, उसके बाद महादेव हिल्स, और यहाँ पे कान्हा वैली है, और फिर यहाँ पे कुकराल प्लेट्यू, और ये यहाँ पे इससे पहले आता है छिंदवाड़ा प्लेट्यू। अगर ऊपर जाते हैं तो ये देखिए कैमूर हिल्स दिख रहे हैं, ये है आपके भांडर प्लेट्यू, रीवा प्लेट्यू, विंध्या स्क्रैपलैंड, विंध्या रेंज, और ये बिजावर हिल्स।
लश्कार प्लेन, सिपुरी प्लेट्यू, उसके बाद यहां पे क्या है आपका मुरैना प्लेट्यू, किचवारा प्लेट्यू, कंजरदा प्लेट्यू। ठीक है, तो प्लीज आप इनको देखते जाइए। मैं एक और बार बड़ा भी कर देता हूं ये मैप, सो दैट आप और अच्छे से देख पाए। लो भाई देख लो, क्लियरली दिख रहा है। प्लीज अच्छे से देखो, पॉज कर लो और देखो आराम से। क्लियर है? आ जाओ। इसी में एक और है मैप, ये रहा। ये देखो यहां पे आपका, अभी मैंने आपको यहां पे बताया था ना, बरवानी हो गया, ये आपका महादेव हो गया, तो ये आप महादेव तक पहुंच गए, और ये माइकल। ठीक है, प्लीज अभी जैसे वेस्ट टू ईस्ट पूछ लिया था, आने वाले टाइम्स में ये पूछ सकते हैं नॉर्थ टू साउथ बताओ, साउथ टू नॉर्थ बताओ। तो प्लीज इसी तरीके से देखो, मैंने एमपी के ऊपर जो एमपी के करंट अफेयर है उसकी भी क्विज बना रखी है बढ़िया, ये प्रियंका मैम के द्वारा बनाई गई है अपनी स्ट्रेट जीरो की वेबसाइट पे। उसके अलावा मैंने एमपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस की क्विज बनवाई है, वो आपके दीपक सर ने बनाई है, उसे जाके अटेंड करो, फ्री में है बढ़िया। और एक एमपीपीएससी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज बनाई है, बिल्कुल मेरे ही द्वारा बनाई गई है, उसमें क्वेश्चंस को ऐड कर रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं समय टू समय, और बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है फोटोज वगैरह की मदद से। तो आप उसे जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, मतलब ये नहीं बोलूं कि ज्वाइन ही करो, आपकी मर्जी है। लुक व्हाट इज गुड फॉर यू, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो बकल कैविटी होती है ह्यूमन बींग्स में, उसमें किस चीज का डाइजेशन शुरू हो जाता है। देखो, डाइजेशन का मतलब होता है एक तरीके से खाने का पचना। आप जो भी खाते हो वो आपकी ये जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। आपका बॉडी का ऑर्गन जो है वो नहीं समझता है कि भैया ये जो आपने खाया, रोटी खाई है आज, पिज्जा खाया है, वो उसको समझ पाए और एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाए। नहीं, इस खाने का पचना जरूरी है, डाइजेशन होना जरूरी है, उससे फेवरेबल ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनना जरूरी है, तभी जाके अपना काम बनता है। तो अगर हम बात करें मेन न्यूट्रिशंस की या न्यूट्रिएंट्स की, तो जैसे प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे टाइप की चीजें होती हैं। तो अब इसमें ये पूछा गया बकल कैविटी क्या होती है, आपके गले से शुरू हो जाती है, तो उसमें किस चीज का डाइजेशन शुरू हो जाता है, प्रोटीन्स का, फैट का या कार्बोहाइड्रेट का। बायोलॉजी की सीरीज में पढ़ाया है मैंने, प्लीज। इसका सही जवाब था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज सी। देखिए एक और इंग्रेडिएंट होता है, दैट इज सेल्यूलोज, जो ग्रास वगैरह में होता है। अब ये बताइए, क्या ह्यूमन बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकती है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी बकल कैविटी और डाइजेशन से रिलेटेड कुछ यहां पे इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो ये जो पूरी रास्ता बताई गई है, इसको बोला जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। शुरू होता है आपके मुंह से, फिर आता है आपके यहां पे बकल कैविटी आ गई, ये होती है एक लंबी सी ट्रैक्ट, इसको ईसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद खाना पहुंचता है आपके स्टमक में, स्टमक में डाइजेशन वगैरह होता है। उसके बाद आपका खाना यहां से निकलता है और पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर उसके बाद ये एनस में, मतलब फाइनली बाहर आ जाता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ये तो हो गया आपका भैया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या सिस्टम, जो बायोलॉजी की सीरीज में पढ़ाया है। अब ये यहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड हैं, किसका क्या काम है, वो यहां पे लिखा हुआ है। बाकी जो मेरी लेक्चर सीरीज है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो आप वहां पे उसको देख लेना। प्रीलिम्स के कोर्स में भी ये इंक्लूड है आपके। किसका डाइजेशन कहां पे होता है वो यहां पे देख लो। देखो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन और फैट का डाइजेशन। फैट का डाइजेशन देख रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स का कहां पे शुरू होता है, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी से शुरू होता है और खत्म जाके होता है कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के आते आते तक। प्रोटीन का शुरू होता है स्टमक में, न्यूक्लिक एसिड्स का होता है डाइजेशन शुरू, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और उसके बाद खत्म होता है एंड जाते पहुंचते पहुंचते तक। इस स्लाइड को पॉज कर लो और अच्छे से देख लो प्लीज, ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भैया जहाज महल, जो मांडू का जहाज महल है, वो किसके द्वारा बनवाया गया था? 4 ऑप्शन थे, ये एमपीपीएससी में 4 जो ऑप्शन आए थे वो थे सुल्तान महमूद 1, सुल्तान सिराजुद्दीन 2, अहमद शाह 1, सिकंदर शाह। और पता है गजब की बात ये थी कि इनमें से चारों के चारों ऑप्शन गलत थे, और आपने चाहे टिक किया हो नहीं किया हो, आपको इसके अटेम्प्ट के मार्क्स यानी क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है एमपीपीएससी के द्वारा। सही जवाब था इसका घियासुद्दीन, मतलब हाँ, और इसका आंसर भी दिया उन लोगों ने, आंसर इज ए,
सुल्तान महमूद, लेकिन इसका सही आंसर है घियासुद्दीन खिलजी। घियासुद्दीन खिलजी। अगर मैंने गलत बताया हो ये फैक्ट तो प्लीज आप लोग मुझे करेक्ट कर देना। ऑप्शन जो एमपीपीएससी कमीशन के द्वारा दिया गया दैट इज ए, बट इसका सही जवाब है घियासुद्दीन खिलजी। अगर मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूं तो प्लीज अभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सो दैट बाकी बच्चों जो भी देखेगा वो उसको भी पता चल जाएगा। ठीक है, और ये जहाज महल के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है, थोड़ा सा ज्ञान दिया हुआ है कि ये जहाज महल मांडू कहां पे है, क्या कहानी है, प्लीज आप यहां पे पढ़ लेना। और यहां पे घियासुद्दीन खिलजी के लिए बनवाया गया था जहाज महल, प्लीज इसको याद रखना ये फैक्ट। ठीक है, और उसके बाद जो जहाज महल होता है इट इज द वेन्यू ऑफ द एनुअल कलरफुल फेस्टिवल, जिसको बोलते हैं फूल बालों की सैर, यानी प्रोसेशन ऑफ फ्लोरिस्ट। जहाज महल को इसके लिए भी जाना जाता है, जिसको सैर एक गुलफार शान के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लीज ये फैक्ट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो ऋग्वेदिक, जो मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज है ना, उसमें मैंने ये फैक्ट भी बताया है। तो आपको ये बताना था कि जो ऋग्वेद है आपका, यानी जो वैदिक पीरियड था, जिसमें अर्ली वेद लेटर वैदिक पीरियड होता है, अर्ली वैदिक पीरियड था आपका 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, और लेटर वैदिक है 1000 बीसी से लेके 500 बीसी तक। तो ऋग्वेदिक आपका अर्ली वैदिक पीरियड में आता है, जब ऋग्वेदा का कंपाइलेशन हुआ था। उसमें पानी एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, संस्कृत शब्द का। इसका मतलब वो किस सिटीजन को रेफर कर रहा है? क्या वो प्रीस्ट को रेफर कर रहा है, आयरन स्मिथ को कर रहा है, लोहार, गोल्ड स्मिथ यानी सुनहार, और ट्रेडर? आंसर आ गया है, दैट इज डी। ओहो, डी डी डी। सो राइट आंसर इज डी, ट्रेडर। पानी, जैसे ट्रेडर घूमता रहता है ऐसे पानी फैलता रहता है, ऐसे याद कर लो। और ऐसे ही ऋग्वेदिक टर्म्स जैसे गोमती किसको बोला गया है ना, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है। तो प्लीज एंशिएंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज प्रॉपरली मैंने बनाई है और बना भी रहा हूं, उसके वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूं, आप लोग उसे देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आज का आखिरी भी क्वेश्चन है, ये ऋग्वेदिक टाइम का आपको ट्राइब्स वगैरह बताई हुई है, कौन सी ट्राइब्स हुआ करती थी, क्या पीरियड था। जो जनरली एक्सेप्टेड टाइम पीरियड है दैट इज 1500 से लेके 1000 बीसी, लेकिन कहीं पे 1700 होता है, कहीं पे 1600 होता है। इससे आप लोगों को डर नहीं जाना है, प्लीज। आगे बढ़ते हैं, और ये लेटर वैदिक पीरियड जो 1100 से 500 बीसी तक लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के दौरान जो लेटर वैदिक पीरियड खत्म होता है, फिर चलता है आपका महाजनपदा पीरियड, जो कि 600 से लेके 300 तक था। महाजनपदा में 16 बड़े किंगडम आए, जैसे कि आपके कौसाल, पांचाल, कुरु, और फिर बाद में इन 16 से निकल के आता है आपका मगध, अकेला एक ऐसा किंगडम, और फिर पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की कहानी शुरू होती है। ये पूरी कहानी एंशिएंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में मैंने बताई है, कृपया करके वहां जाके इसको पढ़ें। आगे बढ़ें, आज का आखिरी क्वेश्चन देखें। उससे पहले भाई सीजीपीएससी का फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम जो है वो प्रिपरेशन मैं और कुलदीप सर और हमारी टीम करवाएगी। आपकी 15 तारीख से उसका कोर्स चालू होगा। अभी आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड वाला बटन को जाके क्लिक कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को बता सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी एसेंशियल है, प्लीज एंड प्लीज डू सपोर्ट अस। आज का आखिरी क्वेश्चन है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो किस साल में पास किया गया था? ओके, 4 ऑप्शन थे, 1856, 58, 49 और 62, 59 और 62। तो सही जवाब है 56। वेरी सिंपल क्वेश्चन था कि भैया जो हिंदू विधवा औरतें हैं उनकी शादी अब लीगल माना जाएगा। 1856 में इसका एक्ट आया था। कुछ और इंपॉर्टेंट एक्ट जो ब्रिटिश राज में आए और जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की आधार रखी, कुछ रूडिमेंट्री प्रैक्टिसेस को हटाया, कुछ फालतू सी प्रैक्टिस को खत्म किया। तो यही कुछ एक्टों के बारे में आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ, चार्टर एक्ट्स के बारे में है, सती रेगुलेशन एक्ट किसका काम था? ये राजा राम मोहन रॉय का काम था। स्लेवरी एक्ट 1843 में आया था, देख रहे हो यहाँ पे। हमारे यहाँ जो इंडियन पीनल कोड का इस्तेमाल होता है वो 1860 में आया था। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आया था। इल्बर्ट विल 1883, जब लॉर्ड रिपन हुआ करते थे वाइस रॉय। चलिए यहां से क्वेश्चन बना लेता हूं। वर्निकुलर प्रेस एक्ट हमारे देश में यानी ब्रिटिश इंडिया में कब आया? वर्निकुलर प्रेस एक्ट, इज दैट क्लियर? तो ये आज के 20 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही कर करके हम लोग 20-20 करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अदरवाइज लेक्चर काफी बड़े हो जाते हैं। और मुझे ये जरूर बताना ये लेक्चर लगा कैसा आपको, या ऐसे लेक्चर और बनाने चाहिए क्या ये हेल्पफुल होते हैं आपके लिए?
और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बनाए रखिए, करते रहिए, ज्वाइन कीजिए, लोगों को बताइए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा और। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। 10 विदानियां। और आपको कोई भी एमपीपीएससी रिलेटेड मटेरियल, किसी भी पेपर के बारे में जानना हो तो आप www.state0.in पे जा सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे मेल लिख दो, कमेंट में लिख दो, या आप लोग डायरेक्ट मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूं। आप लोग अपना सपोर्ट, अपनी हेल्प हमें ऐसे ही प्रोवाइड करते रहिए और इसी के साथ हम आपके लिए ऑसम लेक्चर्स लाते रहेंगे। थैंक यू।